हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस यूपीएससी पॉइंटर में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी सीरीज का लेक्चर नंबर 3 पढ़ाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम बचाएंगे, इसके पहले लेक्चर में हमने बिहार का तथ्यसार पढ़ा था और बिहार का प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास पढ़ा था। आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे बिहार का आधुनिक इतिहास। इसमें हम बिहार की दृष्टि से ही फ्रेंड्स देखेंगे, ना कि इंडियन या वर्ल्ड की ज्योग्राफी की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अगर हम बिहार की दृष्टि से बात करें तो सबसे पहले इसका जो पॉइंट है वो हमें पता होना चाहिए। बिहार में सबसे पहले आने वाले कौन थे? पटना में पहले डच, बार अंग्रेज में आए। ठीक है, पहली बार जो आए थे वो डच आए थे पटना के अंदर। वर्तमान में पटना कॉलेज कलेक्टर डचों की अफीम की कोठी हुआ करती थी। सूती वस्त्र, अफीम, नील आदि यहाँ से निर्यात होता था। 1760 में मीर जाफर का स्थान मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। सन 1763 को मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः नवाब बनाया गया था। 19 जुलाई 1963 को कासिम को एडम्स ने करवा के युद्ध में पराजित किया। इसके बाद गिरिया तथा उद्दोनाला के युद्ध में भी पराजित हुआ। 23 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय संयुक्त सेना बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो द्वारा पराजित हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अब इस टाइम के विद्रोह, आधुनिक भारत के विद्रोह जो बिहार में हुए थे उस टाइम पर। सबसे पहले क्या फ्रेंड, क्लाइव के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया था, जिसे श्वेत विद्रोह कहा गया था। क्या कहा गया था? श्वेत विद्रोह। 1760 से 1761 तक कौन सा चला? नील विद्रोह। याद रखना। वहाबी आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? अब्दुल वहाब थे। भारत में इसे सैयद अहमद बरेलवी ने लोकप्रिय बनाया था। पटना इस आंदोलनों का महत्वपूर्ण केंद्र था। फारजी आंदोलन क्या है? हाजी शरीयतुल्लाह इसके प्रमुख नेता थे। पटना इसका केंद्र था। नोनिया विद्रोह सोरा उत्पादकों से जुड़ा है और लोटा विद्रोह जेल में कैदियों से जुड़ा। अब फ्रेंड्स, हम चलेंगे यहाँ पे, विद्रोह देखेंगे और उसका साल छेद देखेंगे और क्षेत्र देखेंगे और कौन से सन में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले है ढाल विद्रोह 1966 से 67 में और सिंहभूम क्षेत्र में राजा जगन्नाथ ढाल, रघुनाथ महतो, श्यामगंजम, मंगल सिंह, जगन्नाथ पात्र आदि इसके नेतृत्व करते थे। 1770 और 71 में आया था चेरो विद्रोह। ये हुआ था पालमो में और इसके जो नेतृत्व करता थे फ्रेंड्स वो थे चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह। इसकी विशेषता क्या थी? एक पालमो जनजाति थी जो राजगद्दी पर कब्जा करने के लिए गोपाल राय पालमो का राजा घोषित किया गया। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा आता है 1771 में भोक्ता विद्रोह। ये भी पालमो में हुआ था और इसका नेतृत्व करता जयनाथ थे। चेरो विद्रोह की पूरा घटना है। ठीक है फ्रेंड, फिर आता 1772-73 में घटवाल का विद्रोह, हजारीबाग में हुआ था ये और मुकुंद सिंह इसके नेतृत्व करता था। 1772 से 82 में होता पहाड़िया विद्रोह। संथाल परागना जगन्नाथ देव और रानी सर्वेश्वरी थी। 1782 से 1721 में फ्रेंड्स तामांड विद्रोह होता। ये तामांड के क्षेत्र में होता। विष्णुमान की दुखन मुंडा, ठाकुर विश्वनाथ आदि थे। 1784 से 1785 में एक विद्रोह आया जिसका नाम था फ्रेंड्स तिलका विद्रोह। ये जो हुआ था ये राजमहल के पहाड़ियों के क्षेत्र में होता। इसे तिलका मांझी द्वारा बनाया गया था। 1819 में चेरो का आंदोलन होता है, पलामू के क्षेत्र में होता है। ये भूषण सिंह के द्वारा लाया गया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है 1820 से 21 में हो विद्रोह हुआ, कोल्हन के द्वारा किया गया था और पोटो सरदार जो थे इसके नेतृत्व करता थे। 1823 से 32 से 33 में एक आंदोलन हुआ था भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह का जो फ्रेंड्स नेतृत्व करते थे वो गंगा नारायण थे और बड़ा भूम वीरभूम के क्षेत्र में हुआ था। इसकी विशेषता क्या थी? अंग्रेजों ने इसे गंगा नारायण का हंगामा कहा था। ठीक है फ्रेंड्स,
फिर आता है एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था संथाल विद्रोह, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1855 से 56 में हुआ था ये। और फ्रेंड्स इसका जो है संथाल परागना के क्षेत्र में हुआ था, और ये सिद्ध कान्हो चांद एवं भैरव आदि इसके नेतृत्व करता थे। 1858 से 95 के बीच सरदारी की लड़ाई, छोटा नागपुर और कोल सरदार थे। ठीक है फ्रेंड्स। फिर एक आता है मोस्ट इंपोर्टेंट 1899 से 1900, बिरसा मुंडा, दक्षिण रांची, बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था और ये दक्षिण रांची में हुआ था। 1914 में एक हुआ था पटना भगत आंदोलन, और इसको किए नेतृत्व करते थे जितारा भगत सिंह। एक हुआ फिर 1931 में हजारीबाग आंदोलन, ये सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था, ये दुको हरी नेतृत्व करता थे। अब फ्रेंड्स इनकी जो थोड़ा सा जो मोस्ट इंपोर्टेंट विद्रोह है उनको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं हम। सबसे पहला था कोल विद्रोह। कोल विद्रोह क्या है फ्रेंड्स, ये पता होना जरूरी। कोल विद्रोह के लिए फ्रेंड्स इसका जो सबसे पहला पॉइंट है, यह एक बिहार का पहला सुसंगठित, व्यापक और जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह से केवल हजारीबाग का क्षेत्र अछूता रहा था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इस विद्रोह को तत्कालिक कारण बना सिंगराई मानकों के अधिकारों को छीनकर सिखों को दे दिया गया और उसकी बहनों पर किया गया अत्याचार। ठीक है फ्रेंड्स। दिकुओं द्वारा किए गए एक प्रकार के कृत्यों के कारण सिंगराई मानकी एवं दुर्गा मुंडा ने अन्य आदिवासियों के साथ मिलकर विद्रोह का बुगुल फूंक दिया था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जल्द ही यह विद्रोह हिंसक के रूप में ग्रहण कर समस्त क्षेत्र में फैल गया, परंतु अंततः एक लंबे संघर्ष के पश्चात यह विद्रोह भी दबा दिया गया। कोल विद्रोह के बाद छोटा नागपुर का शासन व्यवस्था महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। कोल विद्रोह के बाद छोटा नागपुर के शासन व्यवस्था में बहुत से परिवर्तन आए। इस बार क्षेत्र शासन पर लिए गए भारत चार्टर अधिनियम 1833 के तहत रेगुलेशन 8 का प्रावधान लागू किया गया। इस कानून के अंतर्गत छोटा नागपुर, खास पालमू, गढ़दीहा, रामगढ़, कोरुंडा, अभूतपुर, रामगढ़ जिला अलग कर इन्हें जंगल महाल, ट्रिब्यूटरी महाल के ननन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित कर दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का नाम दिया गया। इस प्रशासनिक क्षेत्र पर प्रशासन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल प्रतिनिधि को सौंपी गई एवं इस पद पर नियुक्ति प्रथम गतिविधि के कैप्टन थॉमस विकिंस थे। ये वही विकिंस थे जिन्होंने कोल विद्रोह के दमन में अग्रणी भूमिका निभाई थी और आगे जनसाधारण में जो किस्नो साहेब के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट संथाल विद्रोह। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? जमींदारों द्वारा लगान की अत्यधिक वसूली, महाजनों द्वारा संथाल पर शोषण, पुलिस एवं न्यायालय पक्षपातपूर्ण व्यवहार, सरकार द्वारा भागलपुर से बर्दवान के बीच रेल बिछाने के कार्य में संथालों से बेगारी करवाना। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? दिकुओं को भगाना और विदेशी शासन को अंत करना, अबुआ राज अर्थात अपना शासन स्थापित करना। इनका जो था ये संथालों का उद्देश्य थे। विद्रोह का आरंभ 30 जून 1855 को हुआ था। इस बैठक में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया। संथाल विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया, जिसका उदाहरण सिद्धू कान्हू की बहनें फूलों और झानों के रूप में मिलता है। इस विद्रोह का प्रसार भागलपुर से वर्धमान तक हो गया था। बरहाइत विद्रोहियों का मुख्य केंद्र था। दामनी एकोहो में सिद्ध कान्हू चरान भैरव ने, हजारीबाग में अर्जुन मांझी, भैरव मांझी, वीरभूम बोरो मांझी ने विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। विद्रोहियों ने महाजनों, दिकुओं एवं सरकारी भवनों को निशाना बनाया। इस विद्रोह के प्रति सरकार ने दमनकारी रूप अपनाया। अत्यधिक बर्बरता से विद्रोह
एवं विद्रोहियों का दमन किया। सर्वप्रथम मेजर बारो विद्रोह का दमन भेजा गया, जिन्हें पीर पोती मैदान में संथालों ने पराजित किया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस विद्रोह के दमन का मुख्य उद्देश्य राय कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है। इस कार्य में उन्हें लेफ्टिनेंट थॉमसन की रीड से ने सहयोग प्रदान किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स, दिसंबर 1855 में सिद्धू को पकड़कर फांसी दिया गया, फिर चांद भैरव मारे गए। अंततः फरवरी 1856 में कान्हू को पकड़कर भगनीडीह गवाह को फांसी दे दी गई। इस विद्रोह के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के बड़े पैमाने पर परिवर्तन एवं सुधार किए। एलिस एडम्स रिपोर्ट के आधार पर 1855 के अधिनियम के अंतर्गत दामिनीकोह का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया, जिसमें दुमका, देवधर, गोंडा, राजमहल के 4 जिले थे। साथ ही 1860 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियमित पारित कर संथालों को अधिकार पुनः बहाल किए गए। संथाल परगना क्षेत्र में शासन के लिए कमिश्नर की नियुक्ति की गई। भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से एक नया पुलिस कानून, जिसे यूल नियम 1856 कहते हैं, इसके अंतर्गत पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था को लागू कर आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रधान को पुलिस शक्तियां दी गई। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेंड्स, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह बिहार में इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए इसे उलगुलान या महान हलचल की संज्ञा दी गई। 1899 से 90 में इस आंदोलन को दक्षिण रांची सहित निम्न क्षेत्रों को प्रभावित किया। यह विद्रोह सामूहिक भू स्वामित्व व्यवस्था की जमींदारी भू व्यवस्था में परिवर्तन लाने के कारण घटित हुआ था, जिसका चरमोत्कर्ष बिरसा के धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले में उलीहाउत में गांव में हुआ था। बिरसा के आरंभिक शिक्षक का नाम जयपाल था। बिरसा के धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था, जो वैष्णव धर्मावलंबी थे। सालगा गांव के प्रारंभिक शिक्षा के बाद बिरसा चाईबासा आए। यहाँ बिरसा के परिवार ने ईसाई धर्म को अपना लिया एवं 1886 में जर्मन ईसाई मिशन द्वारा संचालित बाईसबासा के उच्च विद्यालय में बिरसा का दाऊद के नाम से दाखिला हुआ। आगे बिरसा ने ईसाई धर्म को त्याग दिया एवं आनंद पांडे के संपर्क में आए। इन्होंने वैष्णव धर्म को जाना। फिर बिरसा मुंडा ने वैष्णव और ईसाई धर्म दोनों के दर्शनों को मिला जुलाकर धर्म चलाए, जिसे लोगों ने बिरसा धर्म कहा। इनके अनुयायी बिसाई कहलाए। उन्होंने लोगों को साफ सुथरा रहने और नशाबंदी, सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों त्यागने, सबसे बढ़कर एक ईश्वरवाद में उन्मुख होने के लिए प्रेरित किया। बिरसा ने केवल सिंगा बोंगा की पूजा करने पर बल दिया। 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मांडुओं को एकत्र कर बिरसा ने अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन किया। ठीक है फ्रेंड्स, 1895 में बिरसा को राजद्रोह के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में जुर्माना एवं 2 साल के कारावास की सजा दी गई। परंतु 2 वर्ष के बाद 30 नवंबर 1897 के दिन बिरसा को रांची से जेल भेज दिया गया। रिहा होने के बाद बिरसा ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी एवं मांडुओं को हथियार बंद करना प्रारंभ कर दिया। 24 दिसंबर 1899 को उलगुलान की आग में सिंहभूम, चक्रधर और रांची के खूंटी, करी, तोरपा, तमाड़, बसिया क्षेत्रों में भड़क उठी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विद्रोहियों ने ईसाइयों की भीड़ और गिरजाघरों पर हमला किया। प्रारंभ में निशान पर सभी ईसाई धर्मावलंबी थे, परंतु बाद में निर्दोष की हत्या करने से बचने के उद्देश्य से केवल अंग्रेज अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सरकार ने इस विद्रोह में कड़ाई से दमन किया और 9 जनवरी 1900 को
डोम्बारी के कुछ दूर दूरसाइल रैकब पहाड़ी पर विद्रोहियों एवं अंग्रेजों में लड़ाई हुई, जिसे कमिश्नर फोरबेस डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड के हाथों विद्रोहियों की पराजय हुई। 3 फरवरी 1900 को 500 रुपए के सरकारी इनाम के लालच में जीरा केला गांव के 7 लोगों ने बिरसा मुंडा को गुप्त स्थान के बारे में अंग्रेजों को जानकारी दे दी और बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर सिंहभूम में पकड़ लिया गया। 1 जून 1900 को डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया कि बिरसा मुंडा को हैजा हो गया है और 9 जून 1900 को बिरसा ने जेल में अंतिम सांस ली। विद्रोह का कारण क्या था? मुंडा खुटकड़ी व्यवस्था समाप्त करना, बैठ बेगारी प्रथा का प्रचलन करना, मिशनरियों को भ्रामक नीतियों एवं उनके मुंडवाओं का मोह भंग होना, पुलिस एवं कानून व्यवस्था से निराशा और तत्कालिक कारण 1894 का छोटा नागपुर एवं वन सुरक्षा अधिनियम। विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना, दिकुओं से अपने भूमि उपवास उन्हें अपने क्षेत्र से निकालना। विद्रोह का महत्वपूर्ण परिणाम 1902 में गुमाला एवं 1903 में खूंटी को अनुमंडल के रूप में स्थापित किया जाना, 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कर खूंटी कर अधिकारों को पुनर्स्थापना करना, बंधुआ मजदूरी प्रतिबंध एवं भू राजस्व की दरें निर्धारित करना। ताना ताना भगत आंदोलन है नेक्स्ट पॉइंट हमारा। टाना का शाब्दिक अर्थ होता है टनना या खींचना। भगत अपनी खराब स्थिति को खींचकर दूर फेंकना एवं उनकी उन्नत स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्हें टाना भगत एवं इन आंदोलनों को टाना भगत आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरमुख धर्म के नाम से जाना जाता था। अप्रैल 1914 में उरावों के धार्मिक सुधार लंबे कार्यों पर जोर दिया गया। उसने केवल धर्मेश की आराधना पर बल दिया, पशु बलि मांस मदिरा कुरीतियों पर बल दिया। वस्तुतः भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि माल गुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं देंगे, कर नहीं देंगे। उसने दिकुओं के यहाँ मंजूरी न करने का अभियान चलाया, जिससे 1916 में उसे जेल में कैद कर लिया गया। आदिवासियों द्वारा जतना भगत को बिरसा मुंडा के रूप में जाना गया। उसे जर्मन के कैसर बाबा की भी कहा जाता है। आगे टाना भगत आंदोलन, जो देवमानिया भगत, शिशु भगत, बलराम भगत, भीखू भगत ने नेतृत्व प्रदान किया। उन्हें पलामू के राजा के समक्ष 4 सूत्री मांगे प्रस्तुत की। उन्हें स्वशासन प्रदान किया जाए और उन्हें राजपद समाप्त किया जाए, समानता स्थापित की जाए, भू राजस्व समाप्त किया जाए। पालमू के रामा ने उपर्युक्त मांगों को ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी मांगे जनजातीय आंदोलन में आए और बदलाव को दर्शाता है। दिसंबर 1919 में टूरिया भगत एवं जीतू भगत ने चौकीदारी, टैक्सेस, जमींदारी, मालगुजारी देने का आंदोलन चलाया, परंतु समय बीतने के साथ साथ भगत आंदोलन क्षीण पड़ने के कारण इसे धार्मिक आंदोलन राजनीतिक ढंग से आवश्यकता महसूस की जाने लगी। समय घटना गांधी जी के बारे में सुना कि यह समझने लगी गांधी जी के रूप में जतरा भगत का पुनर्जनन हुआ। जब गांधी जी ने सहयोग असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो जीतू भगत के आंदोलन में टाना भगत ने पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हुए। टाना भक्तों ने शराब दुकानों पर धरना, सत्याग्रह, प्रदर्शनों भाग लेकर स्वतंत्रता की सक्रियता में शामिल हुए। उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर चरखा खादी वस्त्र को अपनाया। कांग्रेस के इतिहास में भी
दर्ज किया। वर्ष 1922 में कांग्रेस के सम्मेलन और 1923 में नागपुर के सत्याग्रह में बड़ी संख्या में टाना भगत शामिल हुए। 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन में टाना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपए भेंट की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आता है फ्रेंड्स 1857 का विद्रोह। इस विद्रोह का बिहार का क्या योगदान है फ्रेंड्स? 25 जुलाई 1857 को दानापुर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। 1857 को 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली के नेतृत्व में पटना में विद्रोह हुआ। आरा, जगदीशपुर, भोजपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोह सैनिकों के नेतृत्व में किया। 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र पर अंग्रेजों का राज्य समाप्त कर दिया तथा युद्ध में घायल कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई। इसके बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। चंपारण सत्याग्रह। नील की खेती करवाने के लिए स्थानीय किसानों के मध्य समझौता होता था, जिससे किसानों को अपनी भूमि के 3/20वां भाग नील की खेती करनी होती थी। इसे 3 कठिया पद्धति कहते हैं। 3 कठिया पद्धति फ्रेंड्स, इसको याद रखना, ये अच्छा है 3 कठिया पद्धति। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। कृत्रिम रंगों के विकास के बाद नील व्यापार लाभदायी नहीं रहा। इसके कारण अंग्रेजों किसानों को भूमि छोड़ने लगे और बदले मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिससे देने में किसान असमर्थ थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मुरली भरवा गांव में निवासी राजकुमार शुक्ल किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस अधिवेशन 1916 में गांधी जी से मिले। इसके बाद वे कलकत्ता भी गांधी जी से मिले। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचे। वहां से वे चंपारण पहुंचे। यहां मजिस्ट्रेट ने उन्हें वापस जाने को कहा, जिसे गांधी जी ने इनकार कर दिया। गांधी जी ने लगभग 8000 किसानों से वार्ता की। पटना में गांधी जी मजहरुल हक से मिले। इसके बाद बागान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से मिले थे। 15 अप्रैल गांधी जी को मोतीहारी पहुंचे। 22 अप्रैल को गांधी जी बेतिया पहुंचे और हजारीमल धर्मशाला रुके। गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ल, ब्रज किशोर, रामनवमी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, प्रभुदास आदि। 13 जून सन 1717 को गांधी जी का आश्रम बेतिया मोतीहारी में कर दिया गया। चंपारण जांच समिति में श्रीमती कस्तूरबा, डॉक्टर ब्रज किशोर प्रसाद, धरनी प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, रामनवमी प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाराजा कृत्यायन सिंह, महात्मा गांधी आदि इसमें शामिल हुए। 1 मई 2018 के गवर्नर जनरल 3 कठिया कानून को समाप्त कर दिया गया। 24 मई 2018 को गांधी जी ने, ये फ्रेंड्स गलत है, ये 2018 नहीं है फ्रेंड्स, गलत है। ये 1 मई 1858 को 3 कठिया कानून को समाप्त कर दिया गया। 1857 और 24 मई 1858 गांधी जी ने मोतीहारी आश्रम में शिलान्यास किया था। ये फ्रेंड्स गलत है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स, ये गलत। किसान सभा 1929 में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर के मेले में की गई थी। स्वामी सहजानंद अध्यक्ष, श्री कृष्ण सिंह सचिव बने। लखनऊ 1936 में लखनऊ अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ और बड़िहालिया, ताल, बरकात आंदोलन, लगान आदि करने में किसानों की भूमि जमींदारों के पास चली जाती है, जिसे बकास्त कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1936 में 38 में चलाया गया था खिलाफत आंदोलन आ गया फ्रेंड्स। अब
खिलाफत आंदोलन 1920 में हसन इमाम के नेतृत्व में चला गया। असहयोग आंदोलन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मजहरुल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी आदि प्रमुख नेताओं ने बिहार में इस आंदोलन में सहयोग दिया। द मदरलैंड नामक अखबार मजहरुल हक ने निकाला था। फ्रेंड्स, इन पॉइंट्स को याद रखना, ये मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक यह आंदोलन चला। 1922 में कांग्रेस का गया में एक अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास देशबंधु थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी रामानंद मिश्र, गंगा नारायण सिंह आदि ने 1931 में स्थापना की थी। नासिक जेल में 1933 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण आदि ने अखिल भारतीय समाजवादी संगठन बनाने की योजना बनाई। 1934 में पटना बिहार सोशलिस्ट औपचारिक हुई। इसी वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी की सहमति एवं चौकीदारी कर नई अदायगी का आंदोलन चलाया। विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में सारण एवं चंपारण नाम का सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। राजेंद्र प्रसाद कृपलानी ने मोतिहारी नामक कानून भंग किया। मुंगेर के बहराई एवं सरकारी तंत्र निष्प्रभावी हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ऑपरेशन जीरो ओवर चलाकर सरकार ने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया। 11 अगस्त को पटना सचिवालय कांड के छात्रों की जान गई और छात्रों के जुलूस में जिला अधिकारी जी आर्चर ने गोली चलवाई थी। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। आजाद दास्ते का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। स्वतंत्रता प्राप्ति 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए थे। 30 मार्च 1946 को श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान में लागू और बिहार भारत संघ में एक राज्य के रूप में शामिल हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा आज की इस वीडियो में बिहार का आधुनिक इतिहास। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने बिहार का सारा आधुनिक इतिहास का पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, अब बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज में। नेक्स्ट सीरीज में हम भारत का भूगोल लेके आएंगे और उसमें हम आपको बताएंगे कैसे क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड।